हेलो एवरीवन। तो ये जीएस के एनालिसिस का पांचवा लेक्चर है जो लास्ट मॉक हुआ था हॉलीवुड का उसका। एंड जो बाकी के इसके लेक्चर हैं पहले वाले उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड ये ऊपर कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, इसके बारे में डिटेल में इसमें रिवीजन किया है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एंड ये बस एक क्विक वे में होगा, काफ़ी फास्ट वे में, कोई एक्सप्लेनेशन है, जस्ट याद करने के पर्पज़ से। तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट आया था, तो डाईहाइड्रेट मतलब हो गया 2H2O, तो इसको जिप्सम कहते हैं। एंड जब इसमें हीट करते हैं इसको 110 डिग्री पे, तो इसमें से सिर्फ डॉट हाफ H2O बचता है, तो ये POP बन जाता है। कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने लिख दिए जो रिएक्शंस वाले होते हैं कि CaO को क्विकलाम बोलते हैं, जो चूना होता है। जब उसको पानी में डाल देते हैं तो ये बन जाता है बुझा चूना, CaOH का होल टाइज यानी कि स्लेट लाइम। एंड जब इसमें Cl2 प्रवाहित करते हैं तो ये बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। CaCO3 को लाइमस्टोन कहते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट NaSCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं। बाई से आप याद कर सकते हैं, बाई खाना बनाने वाली होती है, तो बेकिंग सोडा हो गया। एंड जब Na2CO3 में 10H2O लग जाता है सोडियम कार्बोनेट में, तो कपड़े धोने के लिए पानी ज़रूरत होती है, तो ये वॉशिंग सोडा होता है। इसका ये आया था कि एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, ये किस स्टेट की स्कीम है, तो ये यूपी की स्कीम है। लिली फेस्टिवल या शिरुई लिली फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। मैंने यहाँ पे मैप लगा दिया ताकि आपको मैप भी याद होता रहे। ये अरुणाचल प्रदेश, असम, नागमणि, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा एंड ये मेघालय होता है, इधर सिक्किम है। तो मणिपुर में और भी जो भी फेस्टिवल्स हैं मैंने मेजर मेजर वो लिख दिए हैं। याओसांग फेस्टिवल, चिरोवा फेस्टिवल जो कि यहाँ का न्यू ईयर होता है, लाई हरोबा फेस्टिवल जो कि यहाँ पे मैती ट्राइब द्वारा मनाया जाता है, एंड संगाई फेस्टिवल। तो ये हो गया मणिपुर से रिलेटेड। एक आया था क्वेश्चन, अली अकबर खान ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये सरोद से संबंधित हैं। तो कुछ और इंपॉर्टेंट नाम, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान एंड हाफिज़ अली खान। आप इसमें कॉमन चीज़ एक देख रहे होंगे कि अली खान शब्द ज़्यादा आ रहा है, तो इससे एक ट्रिक बना सकते हैं कि अली खान वर्ड अगर आया तो आप सरोद के साथ जा सकते हैं। अली खान इसमें भी है, अली खान ये भी है, अली खान ये भी है, ठीक है। एंड एक ये था कि इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन मैन्ड स्पेस फ्लाइट कैरिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट नॉट्स इनटू स्पेस। तो जो कैरिंग जो स्पेस फ्लाइट है उसका क्या नाम है, उसका नाम है व्योम मित्र। तो ये तो एक करंट अफेयर का न्यूज़ है, तो इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद मोल की इन्वेंशन किसने किया था, मतलब मोल शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था विलियम ओस्टवार्ड ने 1896 में। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि आप इसके अगर वाटर इमेज या मिरर को नीचे रखेंगे तो क्या बनेगा, M का W बनेगा एंड O का O बनेगा। तो W से विलियम हो गया, O से ओस्टवार्ड हो गया। मैंने जॉन डाल्टन में एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, कब दी थी, 1808 में। एंड इससे पिछले लेक्चर्स में भी काफ़ी सन वाली चीज़ें आई थी, तो उसको रिवाइज कर लेते हैं। 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने जो कैपिटल G का वैल्यू दी थी वो दी थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसके बाद 1808 में हो गया जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। 1817 में हो गया डोबेनर का जो लॉ ऑफ ट्रायड दिया था, 17 में डोबेनर का। फिर न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव 65 66 दो में से ऑप्शन कोई एक होता है। मेंडलीव का 1 से 3 साल बाद आई थी पीरियोडिक टेबल 69 में 1870 में। 1913 में आई थी हेनरी मोजले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड ये 1896 में मोल की इन्वेंशन हो गई। ये सारे सन जितने बार आप पढ़ते रहेंगे अपने आप याद होते रहेंगे। एंड इसके बाद ये स्केड्यूल्स, इसको भी पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो बस यहाँ पे मैंने रिवीजन के लिए रख दिया है। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, T से टेरिटरी, E से एमोलमेंट, A से अफर्मेशन, R से राज्यसभा की सीटें, S से जो स्केड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं, O से अदर एरियाज़, ATM में मनी नहीं है, F से फेडरलिस्ट, O से इस वाले O से OL से आप ऑफिशियल लैंग्वेजेस, L से लैंड रिफॉर्म जो सबसे पहला अलग हुआ था 1951 में पहला अमेंडमेंट, D से डिफेक्शन लॉ, P से पंचायत, M से म्यूनसिपाल्टी। एंड इसके बाद एक ये आया था कि अंतिम पंघाल जी बनी है फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर जो कि अंडर 20 रेसलिंग के 2 टाइटल जीत चुकी हैं। ओके, हाईलाइटर ले लें। अंडर 20 के अंदर 2 बार उन्होंने रेसलिंग का टाइटल जीता है, तो ये है अंतिम पंघाल, फर्स्ट इंडियन वुमेन है। एंड ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन इसमें हो गया था। क्वेश्चन आया था कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कैसे, मतलब किस स्टेट से बदलते हैं, तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। इन लोगों ने काफ़ी इसका आंसर लगा दिया था सब्लिमेशन। सॉलिड से जब गैस में डायरेक्ट जाना होता है तब उसको सब्लिमेशन कहते हैं, एंड जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आना होता है तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। ये तो पता ही होता है कि सॉलिड को जब मेल्ट कर देंगे तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को अगर फ्रीज कर देंगे तो सॉलिड बन जाएगा। अगर लिक्विड का वाष्पीकरण कर दें यानी कि वेपोराइजेशन, तो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। एंड गैस को अगर कंडेंसेशन या संघनन शायद कहते हैं हिंदी में, तो संघनन कर देंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। एंड मैंने प्लाज्मा का थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया है कि अगर गैस का भी आयोनाइजेशन कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा में। एंड प्लाज्मा का जब रिकम्बाइन कर देते हैं तो उसको गैस में, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। मेजर ये वाले हैं, खासतौर से ये दोनों, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन। इसके बाद ये VK कृष्णा मेनन, ये किन चीज़ से संबंधित थे,
मतलब 2 स्टेटमेंट आई थी, उसका आंसर ये था। तो एक तो ये था कि ये इंडियन इंडिपेंडेंस की बैटल में शामिल हुए थे। तो ये तो बेसिक्स है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस जो कि जिनेवा में हुई थी, इसमें आईएनसी को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कृष्ण जी ने पीस के लिए जिनेवा में आईएनसी को रिप्रेजेंट किया था, पीस के लिए कृष्ण जी गए थे। उसके बाद ये नाओरेम रोशिबिना देवी, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये वूशू से संबंधित है। वूशू एक तरीके का मार्शल आर्ट टाइप का होता है, ये चाइना का, मतलब चाइना का नाम है ये वूशू, जो कुंफू से ही मतलब थोड़ा सा मैच करता है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इसका मैंने एक डायग्राम बना दिया है। बैकग्राउंड शायद कुछ वॉइस आ सकती है तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लिया। ओके, तो ये वेबग्योर होता है। सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो होती है वायलेट की, एंड सबसे ज़्यादा रेड की। तो क्वेश्चन आया था, इसकी रेंज पूछी थी, तो इसकी रेंज 380 से या 400 से लेकर 700 तक नैनोमीटर तक होती है। अब आप जब वेबग्योर ऐसे लिख देंगे, यानी कि वी इधर लिख दिया, आर इधर लिख दिया, तो वेबग्योर में इतना बस याद करना पड़ेगा कि वॉलेट की कम होती है, तो जो वेवलेंथ होगी वो इधर से इधर इंक्रीज़ करेगी, तो इसके अपोजिट में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी। इसका अपोजिट होता है एनर्जी, एंड फ्रीक्वेंसी इसकी अपोजिट हो जाती है। अब याद करना है एक्स्ट्रा वाली, इधर वॉलेट होता है तो इधर ये वॉलेट आ जाता है। अल्ट्रा वॉलेट, इन्फ्रारेड, दो में से कन्फ्यूज़न होता है, तो रेड वाला रेड के साथ जाता है, वॉलेट वाला वॉलेट के पास आता है। तो इधर रेड लिखा है तो इन्फ्रारेड इधर होगा एंड वॉलेट इधर। अब पहले इधर वाला याद कर लेते हैं। तो इधर पहले सबसे पहले आता है अल्ट्रा वायलेट, यानी कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई होता है, तो यू वी डब्ल्यू हटा दो, देन एक्स रेज आती हैं, देन वाई, गामा का सिग्नल वाई जैसा होता है, गामा का जो सिंबल होता है, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई लाइन से इधर हो गए। अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। इधर बात करें तो इधर बस वो अल्फ़ाबेटिकली लिख दो। इंफ्रारेड हो गई, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। 10 की पावर को आप इग्नोर कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -10, 10 की पावर -12, उसको इग्नोर कर सकते हैं। एंड जिसको हम लोग देख सकते हैं वो विजिबल लाइट, ये बीच वाली होती है, विबग्योर वाली। तो इसमें इतना ही। देन आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इसकी जो मेजर मेजर डेट्स हैं मैंने वो लिख दी हैं ताकि डेट्स में जो कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन के द्वारा, जो कि 1946 में आया था, उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन हुआ था मतलब। अब इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें चेयरमैन बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जो कि टेम्परेरी चेयरमैन थे। इसके 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को, तब परमानेंट चेयरमैन बना दिए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। एंड BN राव हमारे एडवाइज़र, ये तो शुरुआत से ही रहे थे। 9 तारीख हो गई, 11 तारीख को, इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था। तो क्वेश्चन यही आया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू जी ने कब इंट्रोड्यूस किया था? वो 1946 में। एंड इसको एक्सेप्ट कब किया गया था? इसको एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग बन जाते हैं। इंट्रोड्यूस हुआ 1946 में, एक्सेप्ट हुआ 1947 में। इसके बाद इसी सन में इंपॉर्टेंट डेट कि ये जो 22 जुलाई 1947 को हमारा फ्लैग का, मतलब फ्लैग को एक्सेप्ट कर लिया गया था। और हमारा फ्लैग किसने बनाया? तो पिंगाली वेंकैया जी ने बनाया है। उसके बाद इसी साल में एक और इम्पॉर्टेंट डेट 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था, जिसके चेयरमैन थे हमारे अम्बेडकर जी। 22 जुलाई 1947 के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार हो गया था। एंड इसी दिन को 26 नवंबर को ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। एंड 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक दिन होते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इतने टाइम में बन के तैयार हुआ था और 11 सेशन हुए थे टोटल। 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। एंड इसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमारा नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को एक्सेप्ट किया गया। देन उसके बाद 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये फंक्शन करने लगा था, कार्यरत होने लगा था। एंड इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे को मनाते हैं। एंड 26 जनवरी की डेट ही क्यों चुनी गई थी? वो इसलिए चुनी गई थी जो 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की जो मांग करी गई थी। 1929 का जो INC का जो सेशन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे उसके प्रेसिडेंट। तो उन्होंने बताया था 26 जनवरी की डेट चुनी गई थी जब पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। तो इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड डेट्स। इसके बाद इंडियन रेलवे की जो जोन्स होते हैं वो, वैसे जो इसका जो आंसर दिया गया था वो गलत है क्योंकि उसमें डिब्रूगढ़ के बारे में था और डिब्रूगढ़ तो इसमें आता भी नहीं है, तो उससे तो ये मतलब नहीं। मैं याद कर लेते हैं इसको क्या है। तो सबसे पहले जो चारों दिशाओं के होते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। नॉर्थ में तो दिल्ली होता है तो दिल्ली सबसे बड़ा आप रख देंगे। साउथ में चेन्नई होता है, चेन्नई याद रहेगा। एंड वेस्ट में मुंबई, ईस्ट में कोलकाता, ये तो याद रहेंगे। सेंट्रल में भी होता है मुंबई। अगर सेंट्रल की बात करें, CST भी मुंबई का, मतलब मुंबई तरीके से सेंट्रल का भी हो गया, मतलब बीचों बीच में भी आएगा और वेस्ट का भी आएगा। याद करने होते हैं मेन ये जो 4 बीच वाले हैं।
तो प्रयागराज को पहले तो अब इलाहाबाद सोचे तो जल्दी याद हो जाएगा, बाद ऊपर एक बाद इधर है। तो नॉर्थ के सेंट्रल में, मतलब नॉर्थ के सेंटर में प्रयागराज आता है यानी कि इलाहाबाद आता है, और साउथ के सेंट्रल में सिकंदराबाद आता है। एस से साउथ, एस से सिकंदराबाद, ऊपर हो गया इलाहाबाद। तो ये हो गया, ये हो गया। अब लेफ़्ट और राइट में, वेस्ट के सेंट्रल में आता है जबलपुर एंड ईस्ट के सेंट्रल में आता है हाजीपुर। पुर इधर आते हैं, बाद इधर आते हैं। तो जबलपुर को इधर रखना है तो इधर से आप याद कर सकते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है जयपुर। ये नॉर्थ वेस्ट का होता है जयपुर। तो जयपुर में जे से जबलपुर इस तरफ आता है वेस्ट साइड में। तो वेस्ट सेंट्रल हो गया जबलपुर एंड ईस्ट सेंट्रल हो गया हमारा हाजीपुर। इसको तो याद ही करना पड़ेगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में गोरखपुर एंड वेस्ट और साउथ के बीच में हुबली। ये दोनों भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर और हुबली वाले। इधर मैंने ये इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि जो कलकत्ता है ये ईस्ट का भी है और साउथ ईस्ट का भी कलकत्ता ही होता है। जैसे वेस्ट का मुंबई हो गया और सेंट्रल का भी मुंबई हो गया, वैसे ही कलकत्ता भी पूरा ये संभालता है, इधर ईस्ट का भी और साउथ ईस्ट का भी। एंड साउथ ईस्ट सेंट्रल, ये साउथ ईस्ट हुआ और साउथ ईस्ट के सेंट्रल में ये बिलासपुर आता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेजर ये 4 बीच वाले इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको याद करना है। नॉर्थ सेंट्रल हो गया इलाहाबाद या प्रयागराज, सिकंदराबाद साउथ का हो गया, जे से जबलपुर जयपुर के साइड वाला वेस्ट सेंट्रल हो गया, एंड हाजीपुर हो गया ईस्ट के साइड वाला। देन इसके बाद है ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से, यानी कि एंग्सी ग्लेशियर, इसका एक और नाम है। लेक मानसरोवर से निकलती है। चाइना या तिब्बत में जो इसका नाम होता है वो होता है यारलंग सांगपो। और ये इंडिया में एंटर कहाँ से करती है? नामचा पर्वत नाम का जो पर्वत है, हिमालय के जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वहाँ से ये भारत के अंदर एंट्री मारती है। जब ये एंट्री मारती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम स्टार्टिंग में होता है सियांग, देन ये नीचे उतरती है तब इसका नाम होता है दिहांग, एंड देन असम में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, एंड जब ये आगे जाके बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना। अब वापस ऊपर चलें यहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में जब इसका नाम सियांग होता है तो यहीं पे जो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं वो पहले याद कर लेते हैं। तो इसके नाम जो डी से हैं, दिहांग इसके नाम होता है ब्रह्मपुत्र का, और दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी, बी वाली ट्रिब्यूटरी है। तो डी से जितनी भी आती हैं इसकी 2 मेन है, धानसिरी और दिबांग और लोहित, ये तीनों याद कर सकते हैं। DDL से, ये DDL ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, दिबांग, धानसिरी और लोहित। अब इसकी राइट बैंक तिस्ता, संकोश, मानस, सुबनसिरी और कामेंग। क्वेश्चन क्या आया था कि तिस्ता, कामेंग और सुबनसिरी क्या इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर था, सारी हैं। उसके बाद असम में ही ये एक माजुली आइलैंड है, ये आपने बहुत सुना होगा। ये असम में प्रॉपरली, जो कि केवल ओनली रिवराइन आइलैंड है, मतलब रिवर के ऊपर पूरा तरीके से बना हुआ आइलैंड है। उसके बाद जब ब्रह्मपुत्र ये आगे बढ़ती है तो धुबरी नामक जो जगह है असम में, वहाँ से ये टर्न होकर बांग्लादेश में एंटर करती है, जहाँ इसका नाम जमुना होता है। एंड ये पद्मा यानी कि जो गंगा हमारी बांग्लादेश में जाती है, पद्मा नाम हो जाता है। ये मिल करके मेघना बना लेती हैं, इसका नाम मेघना हो जाता है मिलने के बाद। एंड ये सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। तो आई होप कि ब्रह्मपुत्र का ये रिवाइज हो गया हो। देन आगे ये है लोकल विंड्स। ये मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया था, पूछा गया था कि नॉर्थ-वेस्टर कौन से राज्य में आते हैं, तो मैंने इसको नॉर्थ वेस्ट का समझ के इधर लगा दिया था, पंजाब के साइड वाला। तो पंजाब के साइड वाला ये हो जो आता है, ये होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो भूमध्य सागर से उठ के आती हैं हवाएं, ज़्यादा टाइम पे जो बारिश करती हैं वो। नॉर्थ वेस्टर जो होता है वो आता है असम, बांग्लादेश बोल लो, या ये पश्चिम बंगाल हो गया, और इन्हीं को ही असम में बारदोली चीरा कहते हैं, और काल बैसाखी बोलते हैं पश्चिम बंगाल में। मैंने मतलब काल बैसाखी याद था मुझे कि पश्चिम बंगाल में होता है, बट नॉर्थ वेस्टर का इसी का नाम होता है, ये भूल गया था। एंड लू तो पता ही होता है, ये हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में चलती है, पंजाब से हवाएं उठ के आती हैं। ये लू जो चलती है ये चलती है उत्तर प्रदेश और बिहार में। मैंने मैप इसीलिए लगाया था कि आप इसको खाली मैप इसीलिए लगाया था कि आप बार बार इसको देखेंगे तो आपको स्टेट भी याद होते रहेंगे। एक बार फिर से बता दें, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है असम, ये है नागमणि यानी नागालैंड, ये है मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। अब एक बार और आएगा तब एक बार और रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो ये कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम रेन होती है, और मैंगो शावर ये कर्नाटक में भी बोला जाता है और केरला में भी बोला जाता है। ये कर्नाटक है, ये केरल है। ओके, देन इसके बाद है गुप्ता डायनेस्टी। तो सबसे पहले इसके फाउंडर वो हैं श्रीगुप्त। वैसे जो सबसे पहले जो आते हैं उन्हीं को फाउंडर बोला जाता है, बट जो एक्चुअल फाउंडर हैं वो हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, और चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त टू और चंद्रगुप्त मौर्य, तीनों अलग अलग इंसान हैं। इनको जो टाइटल इनको मिल लिया था, रूल लिया था, महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे समुद्रगुप्त के पास जो टाइटल जो मेजर फैक्ट है सीधे सीधे वही याद करेंगे। तो इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनके टाइम में भी अश्वमेध यज्ञ हुआ था,
और वीणा प्लेइंग बजाते हुए एक कॉइन है इनका, उसमें ये समुद्रगुप्त देखे गए हैं। एक औरंगज़ेब का भी कॉइन है ऐसा ही वीणा बजाते हुए। और ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये इलाहाबाद के सिस्टम में लिखा है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? तो हरिसेन ने लिखा है। इसके बाद समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त टू। क्वेश्चन यही आया था कि कालिदास किसके समय में थे? तो कालिदास जो थे चंद्रगुप्त टू के समय में थे। इनके जो 9 जेम्स हुआ करते थे उनमें से थे एक कालिदास। कालिदास के जो उन्होंने लेख लिखे हैं उनके बारे में एक रिवीजन, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, जो मालविका और अग्निमित्र की जो कहानी है, एंड इसमें रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूत। इसके बाद फाहियान जो चाइनीज़ ट्रैवलर था वो आया था चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। चंद्रगुप्त टू ने शक नाम की जो डायनेस्टी थी उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड इसके बाद इन्होंने जो टाइटल लिया था वो लिया था विक्रमादित्य का टाइटल। एंड टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं टोटल, सबसे आखिरी था हेमू। इसके बाद इन्हीं के टाइम पे जो कॉइन्स चलते थे, सिल्वर चलता था, कॉपर चलता था, गोल्ड चलता था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है तो गोल्ड जो कॉइन थे इनके टाइम पे उसको क्या कहते थे गुप्त एम्पायर में? तो उसको दिनार कहते थे, एंड कॉपर को चंद्र। चंद्रगुप्त टू के बेटे कुमारगुप्त, इनसे रिलेटेड फैक्ट कि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी जिसको डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने, जो कि था मोहम्मद गौरी का स्लेव। एंड सबसे ज़्यादा जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो कुमारगुप्त के नाम के ही मिलते हैं। कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से रिलेटेड एक था कि इन्होंने सुदर्शन लेक जो कि गुजरात में है उसको रेनोवेट करवाया था। और सुदर्शन लेक जो बनवाई थी ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सब किस में लिखा है? ये लिखा है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। इसके बाद इनके बेटे तो नहीं है, सबसे लास्ट रूलर लेकिन याद करना पड़ता है। तो कुमारगुप्त थर्ड और विष्णुगुप्त। क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि विष्णुगुप्त मतलब लास्ट रूलर गुप्ता डायनेस्टी के विष्णुगुप्त हैं। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे कुछ और भी फैक्ट था कि भुक्ति का मतलब क्या होता है? भुक्ति का मतलब होता है प्रोविंस, यानी कि जो जगह होती है जो स्टेट टाइप की हो गई। एंड भूमि पे काफ़ी पूछा जाता है, तो भूमि को आप हिंदी से जल्दी याद कर सकते हैं, हिंदी में जल्दी समझ में आएगा। क्षेत्र वो होती है जहाँ पे उपजाऊ जमीन हो, यानी कल्टीवेबल लैंड हो। खिला को याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, वेस्ट लैंड जो होती है उसको खिला कहते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग हम लोग बिल्डिंग बनवाते हैं ना, आप घर बनवा सकते हैं, उसको हैबिटेबल लैंड बोलते हैं। चरगा जहाँ पे पशुओं को चराने जाते हैं उसको पास्चर लैंड कहते हैं। अप्रहत को फॉरेस्ट लैंड कहते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। अब लास्ट है वो है सेंसस को भी मैंने मैप से याद करने की कोशिश करी है। तो सेंसस 2011 वाला था, ये 15वें नंबर का सेंसस था। एंड 7वां है ये आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था 1872 में, लॉर्ड मायो के द्वारा करवाया गया था, बट ये पूरा नहीं हो पाया था। तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो हुआ था वो हुआ था 1851 में, रिपन के टाइम पे। रिपन को फादर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस भी बोलते हैं, और रिपन ने ही वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील भी किया था। ओके, उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं मेजर वो, तो रेड लाइन का मतलब है हाईएस्ट एंड ग्रीन लाइन का मतलब है लोवेस्ट। तो सबसे पहले अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में सबसे ऊपर यूपी आता है, याद ही रहता है। सब उसके बाद महाराष्ट्र है, देन बिहार है। यूपी के तुरंत बाद बिहार नहीं है, पहले महाराष्ट्र भी है। तो सबसे हाईएस्ट हो गया यूपी एंड सबसे लोवेस्ट हो गया सिक्किम, ये सिक्किम है। अगर स्टेट और यूटी में ओवरऑल बात करेंगे सबसे लोवेस्ट की तो लक्षद्वीप है। यूटी में भी सबसे कम है और वैसे भी सबसे कम है। इसके बाद बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की? तो सबसे ज़्यादा है ये हमारे बिहार की। और बिहार की कितनी है? तो 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर। और 17 लोग ही रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर में अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम है पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की। और जो ओवरऑल अगर बात करें तो 382 पर किलोमीटर स्क्वायर है ये इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके लिटरेसी रेट बहुत पूछा जाता है। तो लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा, पहले तो ओवरऑल बात करें, लिटरेसी रेट कितना है? 74% है इंडिया का। मेल का है 82.14 एंड फीमेल का है 65.46। ये फैक्ट याद करने पड़ते हैं क्योंकि फैक्ट भी पूछे गए हैं। अब बात करें सबसे ज़्यादा स्टेट की, तो लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है केरला की। कितनी है? 93.9%, यानी कि 94%। एंड सबसे कम है बिहार की 63.8, करीब 64% के। यूटी में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप की 92% के करीब। एंड सबसे कम है दमनदीप की 76। दमनदीप का डाटा कभी पूछा नहीं है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट ये डाटा आपको याद करने ही पड़ेंगे। अर्बन एरिया का कितना है? 87.7% लिटरेसी रेट और रूरल एरिया का 73.5। तो एक बार जल्दी से एक बार दोबारा से बोलेंगे, लिटरेसी रेट 74% है इंडिया का, मेल का हो गया 82, फीमेल का हो गया 65, एंड केरला का हो गया 94% के करीब, एंड लक्षद्वीप का हो गया 92%। 64% के करीब हो गया बिहार का, एंड यूटी में सबसे कम है दमनदीप का। ओके, इसके बाद आता है सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो जो होता है, सबसे पहले अगर हाईएस्ट की बात करें तो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 1084 फीमेल
पर 1000 मेल, मतलब पर 1000 मेल में जितनी फीमेल अवेलेबल होती है उसको सेक्स रेशियो कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा है केरला का 1084 है, एंड सबसे कम है हरियाणा का 879, ये हरियाणा स्टेट है। यूटी में अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा है पुडुचेरी का 1037, एंड अगर सबसे लो की बात करेंगे तो वो है दमनदीप। एंड इसका एक और टर्म होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि एज तो 0 से लेकर 6 साल के बच्चों के बीच में आता है। इसमें जो मतलब मेल जो होता है 1000 मेल के बीच में कितनी फीमेल अवेलेबल होती है, तो ये है 919 2011 के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि 2021 में 927 था, इससे घट के कितना हो गया है, तो पहले ये 927 था, अब ये डिक्रीज़ होकर 919 हो गया 2011 के अकॉर्डिंग। सबसे कम है हरियाणा का 834, एंड मिज़ोरम का सबसे ज़्यादा 971। ये वैल्यू तो नहीं पूछी गई, बट इसका लो और हाई याद करना पड़ेगा। तो ये था क्विक वे में एक रिवीजन जो एनालिसिस करी थी उसका। एंड एक बार नॉर्थ ईस्ट के एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। तो अगर कलर कोडिंग करते हैं तो रेड कलर ले लें, तो ये आसमान के नीचे मेघ हैं, ये मेघ है, मेघालय हो गया। एंड ये है अरुणाचल प्रदेश के पास में पूरी नागमणि है, ये हो गया नाग, ये हो गया मणि जो कि पूरे मज़े ले रहा है, मतलब ये त्रिपुरा है, एंड ये मिज़ोरम। तो इसको एक बार ट्रिक से पूरा का बताएं। तो आसमान के नीचे मेघ हैं, ये हो गया मेघालय, एंड अरुण के पास नागमणि है। अरुण बोले तो अरुणाचल प्रदेश, नागमणि में से नाग, एंड मणि से मणिपुर, जो कि पूरे मज़े ले रहा है। तो पूरा इधर है, त्रिपुरा इधर है, एंड मज़े ले रहा है ये मिज़ोरम इधर है। तो आई होप कि आपको 3 बार मैंने ये नॉर्थ ईस्ट याद करवाएं तो शायद आपको याद हो गए हों। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये नोट्स अच्छे लगे हों, एंड आपको कोई में रिवीजन हो गया हो। एंड इसी तरह इसको कंटिन्यू रखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट आप वहाँ पे जाके बाकी लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करने का ट्राई कर सकते हैं, तो आपको उससे हेल्प मिलेगी आपके रिवीजन में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।